Hello everyone, welcome to My Legal Code. I am Dr. तजल्ली गौशिया। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक के एमसीक्यू का सेट 2 डिस्कस करेंगे आज हम। इससे पहले सेट 1 ऑफ इकोसिस्टम का एमसीक्यू डिस्कस हो चुका है। जिन्होंने भी नहीं देखा है उसे प्लीज देख लीजिए, जिससे कि सेट 2 में आपको प्रॉब्लम समझने में ना हो और सेट 2 आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डिस्कशन से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब करें। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com पर। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 9990544440 पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपना सेट 2 ऑफ इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 1935 में एजी टेंसले द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम है। इकोसिस्टम दो तरह से फॉर्म होता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है, बायो जहां भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है लिविंग, तो इसके अंदर आपके प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, इसके अंदर आपके एयर, सन, वाटर इंक्लूड होता है। सो इकोसिस्टम सेट 2 से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम और वेजिटेशनल रीजन इज टर्म्ड एज। ट्रांजिशन जोन का मतलब होता है दो कम्युनिटी के बीच में, दो इकोसिस्टम के बीच में जगह होना। मान लीजिए आपके पास दो कम्युनिटी है, कम्युनिटी ए में फॉरेस्ट आते हैं, कम्युनिटी बी में ग्रासलैंड आते हैं। दोनों के बीच की जो कॉमन जगह होती है जिसमें थोड़े फॉरेस्ट भी इंक्लूड हो और थोड़ा ग्रासलैंड भी इंक्लूड हो, तो उसे हम कहते हैं इकोटोन। तो क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम और वेजिटेशनल रीजन इज कॉल्ड एज, तो आंसर आपका क्या होगा? बी, इकोटोन। Well, second question is, an ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if damaging effect stop will be having। आपको बताना है ये जो दी गई कंडीशन है इसमें से दिए गए ऑप्शन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ये बतलाता है। क्वेश्चन कह रहा है इकोसिस्टम, अगर कोई इकोसिस्टम है, मान लीजिए जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, ओशन हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वो आसानी से डैमेज हो रहा है, लेकिन जब डैमेजिंग स्टॉप हो जाती है तो अपने आप को रिकवर कर लेता है कुछ समय में। तो ये किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक है? वेल, आपने ऑप्शन देखे होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस इसका कैरेक्टर है, यानी कि इसमें ठहराव कम है, जल्दी इजीली डैमेज हो जाता है, लेकिन इसके पास हाई रेजिलियंस यानी कि अपने आप को दोबारा खड़ा करने की, अपने आप को रिपेयर करने की पावर, इनबिल्ड करने की पावर इसमें अच्छी है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कंडीशन दे रखी है थर्ड क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड या योगर्ट। मिस्टर एक्स है, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, वो कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं। फॉर दिस फूड इनटेक इन अ फूड चेन ही शुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्यूपाइंग। अगर आपने सेट 1 हमारा पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें मैंने ट्रॉफिक लेवल के बारे में डिस्कस किया है। अब आपको ये कंडीशन दे रखी है और पूछा गया है कि जो मिस्टर एक्स हैं उनको किस फूड चेन में या किस ट्रॉफिक लेवल में हम रखेंगे। वेल, आंसर देखते हैं। मैं सेट 1 ऑफ इकोसिस्टम में डिस्कस कर चुकी हूं। 4 तरह के ट्रॉफिक लेवल होते हैं। देखते हैं 4 तरह के ट्रॉफिक लेवल में क्या इंक्लूड होता है। सबसे फर्स्ट जो होता है उसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। उसके अंदर आते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है अपना खाना खुद बनाने वाले, जैसे कि प्लांट। सेकेंड आता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, इसके अंदर आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर। उसके अंदर इंक्लूड होते हैं हर्बीवोर यानी कि प्लांट ईटर, जैसे कि काउ, बिफेलो। थर्ड आता है आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल, उसके अंदर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कार्निवोर यानी कि फ्लैश ईटर। और फोर्थ आता है आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, टॉप कार्निवोर। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं ऑटोट्रॉफ्स यानी अपना खाना खुद बनाने वाले, जैसे कि प्लांट्स। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्लांट कंज्यूम करने वाले, हर्बीवोर। उसमें आते हैं आपके काउ और बिफेलो। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आता है यानी जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, मैन। तो काउ, बिफेलो को कौन कंज्यूम करता है या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे मिल्क हो गई, वो कौन कंज्यूम करता है? मैन कंज्यूम करता है। जो मिल्क होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से कर्ड में चेंज हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। फाइनली सारे स्टेप्स देखने के बाद पता चलता है कि मिस्टर एक्स जो है आपके थर्ड ट्रैफिक लेवल में आते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 इज इकोसिस्टम इन्वॉल्व। इकोसिस्टम क्या इंक्लूड करता है? सो ऑप्शंस आर ए गेन ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ मिनरल्स, बी लॉस ऑफ एनर्जी एंड गेन ऑफ मिनरल्स, ऑप्शन सी गेन ऑफ एनर्जी एंड गेन ऑफ मिनरल्स, एंड ऑप्शन डी लॉस ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ मिनरल्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका आंसर सी है, गेन ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम एनर्जी गेन करता है और साथ में ही मिनरल्स इंक्लूड करता है, मिनरल्स गेन करता है। So next question, fifth question is the number of individuals in each trophic level depends upon। आपको बताना है हर ट्रॉफिक लेवल पे
जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो किस चीज पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट हायर ट्रॉफिक लेवल, बी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल, सी द नंबर ऑफ फूड चेन्स प्रेजेंट, डी द अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल। सो जाहिर सी बात है जो हमारा बेस होता है हम सब उसी पे डिपेंड होते हैं। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, हमारे सारे इंडिविजुअल सारे ट्रॉफिक लेवल हमारे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड है। आंसर बी इज द राइट आंसर। हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है अपना खाना खुद बनाने वाले, दैट इज प्लांट, उस पे सारी चेन डिपेंड होती है। So next question is, which of the following is not a hypothesis for why food chain length is limited? फूड चेन लेंथ का लिमिटेशन होने का रीजन इनमें से जो ऑप्शंस हैं कौन सा नहीं है? तो चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए, फूड चेन लेंथ इज लिमिटेड बाय वन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू कंज्यूम अनदर। ये कह रहा है कि फूड चेन की लेंथ लिमिटेड इसलिए होती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, खाता है। ऑप्शन बी इज फूड चेन लेंथ इज लिमिटेड बिकॉज दे आर इजिली डिसरप्टेड बाय एनवायरमेंटल पर्ट्यूर्बेशन, यानी किसी एनवायरमेंटल आपदा की वजह से फूड चेन टूट जाती है। मान लीजिए कि हिरन का बहुत ज्यादा शिकार होने लगा है और हिरन की तादाद कम हो गई है। अब कौन इफेक्ट होगा? तो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल हमारा इफेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली बात है हमारी चेन जो फूड चेन है वो लिमिटेड हो जाएगी। ऑप्शन सी इज फूड चेन लेंथ इज लिमिटेड बाय प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है ज्यादा पैदावार नहीं होगी तो खाने की कमी हो जाएगी और फूड चेन लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन डी, फूड चेन लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम फिजिकल स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम का जो फंक्शन है, बाहरी रूपरेखा, वो फूड चेन ही बतलाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी आपका ये हाइपोथेसिस नहीं है कि फूड चेन लिमिटेड क्यों होती है। फूड चेन का मतलब यही होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होना, और वो कैसे होगा? बाय कंज्यूमिंग ईच अदर, एक दूसरे को खाने से होगा। तो ऑप्शन ए इज नॉट द रीजन, आपका रीजन नहीं है कि फूड चेन की लेंथ लिमिटेड क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ पिरामिड शोज बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ इकोसिस्टम? आपको बताना है कि इकोसिस्टम की सबसे अच्छी एफिशिएंसी, सबसे अच्छा काम करने की क्षमता कौन सा पिरामिड बताता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेट 1 ऑफ इकोसिस्टम में मैंने पिरामिड्स के बारे में डिस्कशन किया और बोला भी था कि इससे क्वेश्चन आएंगे। सो ऑप्शन देखते हैं। ए, पिरामिड ऑफ नंबर, बी, पिरामिड ऑफ बायोमास, सी, पिरामिड ऑफ वॉल्यूम एंड डी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। आंसर डी इज द राइट आंसर। पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका इकोसिस्टम की बेस्ट एफिशिएंसी को बताता है। और मैंने एक और बात बताई थी, आपको याद हो तो सेट 1 में, कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती, वो हमेशा अपराइट होती है। इसका रीजन है 10% लॉ, जो कि रेमंड लिडमैन द्वारा दिया गया था। सो मेक श्योर आप उसे याद रखें। क्वेश्चन 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रेंड्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन? आपको बताना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में कौन सा ट्रेंड है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीशीज, बी an increase in productivity, third an increase in community stability and species diversity, and fourth a decrease in non living organic materials। आपको ऑप्शन चुनने हैं और आंसर बतलाना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। वो प्रोसेस जिसमें स्पीशीज के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी की एक टाइम में। वो टाइम आपका डिकेड का भी हो सकता है, मिलियंस का हो सकता है। आपको दिए गए ऑप्शन में से बताने हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के ट्रेंड क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट और फोर्थ इसका ट्रेंड है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का ट्रेंड है। फर्स्ट है एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीशीज और फोर्थ है अ डिक्रीज इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if an ecosystem is composed of only 3 trophic levels, then how much energy will be conserved at the third trophic level? यहाँ पर आपको बताना है कि आपके जो 3 ट्रॉफिक लेवल है उसमें से जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उसमें एनर्जी कितना कंजर्व होगी, कितना % कंजर्व होगी। यहाँ पर आपका जो 10% लॉ हमने डिस्कस किया था, जो रेमंड लिडमैन द्वारा दिया गया था, वो अप्लाई होगा। सो देखते हैं कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मान लीजिए 100% एनर्जी है। 10% लॉ के हिसाब से आप जब सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो आपकी 10% एनर्जी बचेगी। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे और 10% का 10% निकालेंगे तो आपकी 1% एनर्जी बनेगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपकी एनर्जी थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे 1% बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल के लिए करेक्ट है। सेट 1 ऑफ इकोसिस्टम में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में डिस्कस किया है। बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, गैसियस और सेडिमेंट्री। सो ऑप्शन में से आपका ऑप्शन बी सही है। आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल के लिए करेक्ट है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गैसियस एक्सचेंजेस ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल
फोस्फोरस का जो गैसियस एक्सचेंज है ऑर्गेनिज्म के लिए और एनवायरमेंट के लिए वो ना के बराबर होता है। सेकंड है ऑल बायोजियोकेमिकल साइकिल इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द केमिकल एलिमेंट यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन लार्ज क्वांटिटीज साइकिल बैक एंड फोर्थ बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, यानी कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में जो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में, वो आती जाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है एनर्जी का फ्लो और मटेरियल का फ्लो इकोसिस्टम में कैसा होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेट वन ऑफ इकोसिस्टम में देखा था कि जो एनर्जी का डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, वो वन डायरेक्शन होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में वो बढ़ता चला जाता है, वापस नहीं आता है। लेकिन जो मटेरियल का फ्लो होता है वो इकोसिस्टम में वो रिकवर हो जाता है, लेकिन एनर्जी का रिकवर नहीं होता। सो ऑप्शन बी में फ्लो ऑफ मटेरियल साइक्लिक होता है और फ्लो ऑफ एनर्जी लीनियर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कम्युनिटी विच स्टार्ट सक्सेशन इन अ हैबिटेट इज, सबसे पहले जानते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। एक नेचुरल होम, एक कुदरती होम या फिर एनवायरमेंट, प्लांट का, एनिमल का या और जीव जंतु का, अदर ऑर्गेनिज्म का। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कम्युनिटी अगर सक्सेशन स्टार्ट करती है किसी हैबिटेट में तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर ए पायनियर कम्युनिटी, बी सेराई कम्युनिटी, सी बायोटिक कम्युनिटी एंड डी इकोसेर। तो आंसर है ए, इसे हम पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is likely to have the highest levels of DDT deposition in its body, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज्यादा DDT का लेवल किसमें पाया जाता है। सो सेट वन ऑफ इकोसिस्टम में हमने पहले ही DDT के बारे में डिस्कस कर लिया है। DDT की फुल फॉर्म आ जाती है पेपर में। DDT स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये एक कलरलेस, टेस्टलेस और अडरलेस केमिकल कंपाउंड होता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल भी नहीं या बहुत धीरे धीरे टूटता है और ये हमारी फूड चेन में इंक्लूड हो जाता है और हमें हार्म करता है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीगुल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ DDT पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसेंटली डिस्कवर इकोसिस्टम इज, हाल ही में एक नया इकोसिस्टम डिस्कवर हुआ है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से वो इकोसिस्टम, वो नया इकोसिस्टम कौन सा है। सो ऑप्शंस आर ए क्रेटर, बी टुंड्रा, सी फ्लोटिंग आइसबर्ग एंड डी वेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका वेंट एक हाल ही में नया इकोसिस्टम डिस्कवर हुआ है। वेंट क्या होता है, सी सरफेस में काफी अंदर एक एरिया होता है और उस वक्त टोटल डार्कनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोसेस बाय विच अ लेक इकोसिस्टम इज ऑल्टर्ड बाय यूटोरिफिकेशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस ईच कॉजिंग द नेक्स्ट, which of the following stages would occur second in the chain causation। आपको बताना है लेक इकोसिस्टम में चल रही यूटोरिफिकेशन प्रोसेस में सेकंड सीक्वेंस, सेकंड स्टेज कौन सा है। सबसे पहले जानते हैं यूटोरिफिकेशन क्या होता है। आम भाषा में बात करें तो इसे हम बोलते हैं एजिंग ऑफ लेक। जब धीरे धीरे कंसंट्रेशन फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का और प्लांट न्यूट्रिएंट का बढ़ जाता है, यानी इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारी वाटर क्वालिटी, लेक की वाटर क्वालिटी खराब हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ ऑल्टर हो जाती है, एल्गल ब्लूम का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और फिश का डिप्लीशन हो जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में हमें बताना है कि सेकंड स्टेज क्या होती है। सबसे पहले ऑप्शन ए एल्गल ब्लूम्स आकर, बी ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप्स इन डीपर वाटर, C phosphorus input from sewage and agriculture runoff increases and D respiratory demand from decomposers increases। तो इसका सीक्वेंस है, मैं आपको बताती हूँ। पहला सीक्वेंस है C, यानी फर्स्ट स्टेज है इसका C, phosphorus input from sewage and agriculture runoff increases। सेकेंड स्टेज जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका है algal blooms occur। थर्ड है डी रेस्पिरेशन डिमांड फ्रॉम डिकम्पोजर इंक्रीजेस एंड लास्ट है बी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप इन डीपर वाटर। ये जो यूटोरिफिकेशन प्रोसेस है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ये था हमारा आज सेट 2 इकोसिस्टम फ्रॉम टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। उम्मीद है आपको ये सेट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक से मैं आगे भी क्वेश्चन बनाती रहूंगी। तब तक आप 11th 12th 12th एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वो आपके लिए बाइबल है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इनफ टाइम मिल रहा है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस टॉपिक का, इस लेक्चर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com पर। किसी भी कंफ्यूजन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 9990544440 पर। थैंक्स टू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग माई लीगल कोड। थैंक यू एंड गुड लक।